हेलो दोस्तों, मैं आर शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस कोर्स। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि बिगेस्ट सोसाइटी की, बिगेस्ट सोसाइटी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें कि अब चूँकि यहाँ पर भारत में रहने के नाते और यहाँ पर 3 सोसाइटियों को देखा। एक बिगेस्ट सोसाइटी में एक मुस्लिम सोसाइटी, दूसरी क्रिश्चियन सोसाइटी, तीसरी हिंदू सोसाइटी। तीसरी हिंदू सोसाइटी, अब मुस्लिम सोसाइटी ने भारत पर आक्रमण किया। 500 सालों तक निश्चित तौर पर बड़े खराब अंदाज में शासन किया, खूब कस के अत्याचार किए, ठीक है। उसके बाद में क्रिश्चियन सोसाइटी अर्थात ईसाइयों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से आए। 200 साल तक उनका शासन रहा। 200 सालों तक उनका शासन रहा, ठीक। वो भी बड़ा ही अत्याचारपूर्ण शासन रहा। तीसरी चीज़ हिंदू सोसाइटी। अब तीनों सोसाइटियों के बारे में कुछ जब मान लिया अध्ययन करने को मिला, या कह लीजिएगा जो कुछ जाना, ये जो कुछ पढ़ा, ये जो कुछ पढ़ाया गया, उसके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिंदू सोसाइटी जो कि अपने आप में डिवाइड थी, अर्थात एक तो ये सोसाइटी होती है, दूसरी कंट्री सोसाइटी भी होती है। तो ये जो हिंदू सोसाइटी थी, ये हिंदू सोसाइटी अपनी तमाम सारी बिग सोसाइटियों में डिवाइड थी और साथ ही साथ स्मॉल सोसाइटियों में भी डिवाइड थी। यहाँ तक कि पर्सनल सोसाइटी में भी डिवाइड थी। परिणाम ये था कि हिंदू सोसाइटी भी अपने आप में आक्रामक थी। ये भी एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे, लड़ते थे और यहाँ तक कि अब मुस्लिम सोसाइटी भी आक्रामक, लेकिन मुस्लिम सोसाइटी संगठित है। ये आपस में कम डिवाइड है और ये है मुस्लिम सोसाइटी अपनी खुद की सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए ये आक्रामक है, जो किसी भी अदर सोसाइटी के अस्तित्व को भलीभांति स्वीकार नहीं करती। कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसा कहा जाता है कि इसमें काफ़ी वगैरह शब्द होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी सोसाइटी क्रिश्चियन सोसाइटी, ईसाई सोसाइटी, जिसके बारे में जो जानकारी मिल पा रही कि हाँ ये है प्रोग्रेसिव रहे। कदाचित जो वैज्ञानिक प्रगति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। यदि हम तीनों सोसाइटी की यदि हम बात करें तो पाते हैं, या तीनों सोसाइटियों की यदि हम विशेष उपलब्धियों की हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि एक मान लीजिए जो क्रिश्चियन सोसाइटी रही, ये है वैज्ञानिक विकास में बहुत बड़ा इसका योगदान रहा। यदि मुस्लिम सोसाइटी की हम बात करें तो हम ये पाएंगे कि यह जनसंख्या के विकास में या अपनी आक्रामकता के चक्कर में या दूसरों की ज़मीन जायदाद इन सब चीज़ों पर कब्जा करने के चक्कर में ज़्यादा ये फेमस रही, ज़्यादा ये है प्रसिद्ध हुई। भारत में भी न जाने कितने मंदिरों को तोड़ा गया, न जाने कितना सब तहस नहस किया गया और उसके बाद भी आज़ादी के बाद भी भारत के कई सारे टुकड़े हो गए। तो मान लिया ये सोसाइटी शायद न तो साथ में रह सकती है और न साथ में रहने दे सकती है। क्योंकि अगर साथ में रहना होता तो हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों होता है। साथ में रहने नहीं दे सकती है। अब पाकिस्तान में अदर सोसाइटियाँ नहीं रह पाती, जनसंख्या पूरी तौर से घट गई जाकर के। तो ये सोसाइटी न तो साथ में रह सकती है न रहने दे सकती। इसके बाद अभी बांग्लादेश में घटना घटित हुई।
बांग्लादेश में घटना घटित हुई तो कदाचित ये वो एग्जाम्पल्स हैं कि जब ये सोसाइटी न तो साथ में रह सकती है और न रहने दे सकती है। तो कहने का अर्थ है कि ये अपनी आक्रामकता, जिसके कारण इसकी अपनी फिलॉसफी है, ठीक है, इसकी अपनी फिलॉसफी है, एक चीज़ है। दूसरी तरफ हिंदू सोसाइटी जो अपने आप में मान लिया साथ भी रह सकती है, साथ रहने भी दे सकती है, भले ही कोई चाहे जो कुछ कर डाले, भले ही चाहे जो कुछ कर डाले, क्योंकि ये न तो एग्रेसिव है ना यह प्रोग्रेसिव है। इसकी अतीत की उपलब्धियाँ केवल धार्मिक डेवलपमेंट रहा, धार्मिक डेवलपमेंट था। एक देवता के बजाय 33 करोड़ देवी देवताओं का आविष्कार कर डाला, ये खोज कर डाला। शायद हो सकता है कि वैज्ञानिकों ने इतने फेमस तारों की भी खोज न की हो जितनी हिंदू सोसाइटी ने देवी देवताओं की खोज कर डाली। और देवी देवता बनाते हुए भी देर नहीं लगती, क्योंकि जब यह मान्यता है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना अर्थात एक किसी पत्थर को भी देवता की तरह देवता बना दिया जाता है, उसको देवता की तरह पूजा जाता है। यहाँ पर हम धार्मिक विचारों का खंडन नहीं करते हैं, लेकिन आखिरकार वो एनर्जी जो प्राप्त होती है, देवता हमने बना दिया है तो उससे जो एनर्जी हमको प्राप्त होती है वो एनर्जी दिखनी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ मिलती है? आखिरकार उस देवता के, और जबकि अदर्स रिलीजन्स सिर्फ एक ही देवता पर टिके हुए हैं, एक ही पुस्तक पर टिके हुए हैं, जबकि सनातन धर्म, ये जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं, बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो गया। ये भी कह लीजिएगा इसका सफ़र इतना लंबा रहा, ये भी बात सही है कि इसका सफ़र इतना अधिक लंबा रहा, जिसके कारण तमाम सारे उतार चढ़ाव, तमाम सारे परिवर्तन, ये सब चीज़ें हुई। तो अर्थात हिंदू सोसाइटी अपने आप में विखंडित है और अब ये विखंडित होकर के निश्चित तौर पर संगठित सोसाइटी का मुकाबला नहीं कर सकती, ना ही प्रोग्रेसिव सोसाइटी का मुकाबला कर सकती हैं। इसलिए ज़रूरत तो इस बात की है कि संगठित सोसाइटी का सामना करने के लिए संगठित होना पड़ेगा, प्रोग्रेसिव सोसाइटी का सामना करने के लिए प्रोग्रेसिव होना पड़ेगा, या एग्रेसिव सोसाइटी का सामना करने के लिए एग्रेसिव होना पड़ेगा। कहने का अर्थ यहाँ बनता है, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, दुकान हो, सब एक ही पैटर्न पर प्रगति करते हैं, सब एक ही पैटर्न पर प्रगति करते हैं और सब एक ही पैटर्न पर विनाश को प्राप्त होते हैं। सब एक ही पैटर्न पर प्रगति करते हैं, सब एक ही पैटर्न पर विनाश को प्राप्त करते हैं। तो सवाल इस बात का भी उठता है कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी को बनाना, सोसाइटी को संगठित रखना, यह संगठित करना, अब यहाँ पर बात आती है कि जिस तरीके से जब हम एक कॉमर्शियल वर्कर की बात करते हैं, कॉमर्शियल लीडर्स की बात करते हैं, तो कॉमर्शियल लीडर, ये कॉमर्शियल वर्कर वहाँ पर इन जो बिगेस्ट सोसाइटी लीडर्स हैं, या बिगेस्ट सोसाइटी कल्चर या बिगेस्ट सोसाइटी रूल्स हैं, इनके आगे बेबस हो जाता है, असहाय हो जाता है, लाचार हो जाता है। अर्थात जब ये सोसाइटियाँ, अर्थात जो कॉमर्शियल सोसाइटी है, इसका तो पनपना ही बड़ा मुश्किल है, और यदि पनप भी जाएं तो इस प्रकार के अटैक को झेलना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जो मेन पावर है, अर्थात जिसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, स्ट्रेंथ अब जहाँ पर ये सोसाइटी है, ठीक। दूसरी तरफ बात आती है कि कंट्री सोसाइटी, ठीक है। कंट्री सोसाइटी में, एक कंट्री में कई सारी सोसाइटियाँ हो सकती हैं, और
कंट्री में सर्वाधिक पावर गवर्नमेंट के पास में होती है, सर्वाधिक पावर गवर्नमेंट के पास में होती है, तो गवर्नमेंट भी अपने आप में एक सोसाइटी होती है, उसकी सपोर्टिंग सोसाइटी होती है, उसकी सपोर्टिंग सोसाइटी होती है। तो यदि गवर्नमेंट किसी सोसाइटी को सपोर्ट करने लगती है, आज दूसरे कंट्री में आ गई तो दूसरी सोसाइटी डैमेज हो जाएगी, चाहे वह इकोनॉमिक सोसाइटी हो, चाहे वो कॉमर्शियल सोसाइटी हो, और चाहे वह दुनिया की सबसे बिगेस्ट सोसाइटियों में से एक हो या उसका हिस्सा हो। और ख़ास करके यदि वो विखंडित हैं, बांग्लादेश इसका उदाहरण है, बांग्लादेश की घटना इसका उदाहरण है, ठीक है। दूसरी तरफ बात ये भी आती है कि अब जो क्षेत्रीय या आंचलिक सोसाइटियाँ बन जाती हैं, तो इन सोसाइटियों का बिहेवियर, कल्चर, व्यवहार कभी सकारात्मक होता है, कभी नकारात्मक होता है, कभी आक्रामक होता है, कभी विध्वंसात्मक होता है। विध्वंसात्मक होता है, जैसे वर्तमान में चाहे यूक्रेन का युद्ध, रूस यूक्रेन का युद्ध हो, चाहे इजराइल हमास और इन सब चीज़ों का ये सब टकराव हो, युद्ध हो, या फिर आतंकवादी घटनाएं हों आदि, ये सब चीज़ें एक ऐसा वातावरण बनाती हैं जो कि निश्चित तौर पर स्वस्थ व्यावसायिक विकास के लिए घातक होता है, स्वस्थ व्यावसायिक विकास के लिए घातक होता है। स्वस्थ व्यावसायिक विकास नहीं हो सकता है, ना ही स्वस्थ मानवीय विकास संभव है ऐसे वातावरण में। अब जैसा देखने में आ रहा है, बड़े बड़े शहर, बड़े बड़े समाज सब ध्वस्त हो रहे हैं, मात्र कुछ शुरुआतें यदि न हुई होती, कुछ शुरुआत यदि न हुई होती हैं तो संभवतः इतना विनाश न हुआ होता, ठीक। अतीत में भी यदि देखा जाए तो इस प्रकार का, जिसको हम कहते हैं कि चाहे वह सामाजिक विनाश हो, चाहे वह सोसाइटीगत विनाश हो, जिसको हम धार्मिक विनाश भी कह सकते हैं, या फिर आर्थिक या व्यावसायिक विनाश हो, तो जो सोसाइटी की एक्टिविटी है, तो कहने का अर्थ यह बनता है, कहीं पर यदि हम एक व्यावसायिक वर्कर हैं, तो हम इकोनॉमिक वर्कर भी हैं, हम सामाजिक वर्कर भी हैं, हम फैमिली वर्कर भी हैं, हम स्मॉल सोसाइटी वर्कर भी हैं, हम बिग सोसाइटी वर्कर भी हैं, और हम बिगेस्ट सोसाइटी वर्कर भी हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि जब मान लिया कि यदि सीमाएं निश्चित हैं, सीमाएं निश्चित कर दी गई, तब यदि विकास होता है, जब हम अपनी सीमाओं में पूर्ण प्रगति कर चुके होते हैं, तब यदि विकास होता है, तब वह अटैकिंग विकास होता है, एग्रेसिव विकास होता है। और उस एग्रेसिव विकास में स्वाभाविक बात है कि एक विकास करना है तो दूसरे के एरिया में एंट्री करना पड़ता है, चाहे वह जब हम संतुष्ट नहीं हैं, चाहे वह धार्मिक विकास हो। जब धार्मिक विकास हमारा जब संपूर्ण हो जाता है, उसके बाद भी यदि हम विकास चाहते हैं तो दूसरे की धर्म में एंट्री करनी पड़ती है। और यदि मान लिया कहीं हमारा ये लक्ष्य है कि पूरी दुनिया पर हमारे ही धर्म का राज हो, तब तो फिर हर धर्म में एंट्री करनी पड़ेगी, और हर धर्म में तब तो फिर स्वाभाविक बात है कि अपनी पॉपुलेशंस को बढ़ाना पड़ेगा। यदि हमारा ख्वाब ऐसा है कि पूरी दुनिया पर हमारे ही धर्म का राज हो, हमारे ही धर्म के लोग हों, तो स्वाभाविक बात है कि पॉपुलेशंस को बढ़ाना पड़ेगा, और फिर पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए हर तरीका बनाना पड़ेगा। दूसरे की पॉपुलेशंस को कम करने के लिए हर तरीका अपनाना पड़ेगा, मनोबल को गिराना पड़ेगा,
मनोबल को गिराना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि एक समय तक तो बात ठीक है, जब तक ये बात आपकी ही समझ में रहती है तब तक तो ठीक, लेकिन जब आपकी आइडियोलॉजी की कॉपी दूसरी सोसाइटी करने लगती हैं, तब क्या होता है? दूसरी सोसाइटी आक्रामक हो जाती है। जब ए सोसाइटी और बी सोसाइटी दोनों आक्रामक हो जाती हैं, तो इसमें जो एक्स्ट्रापन है वो सब विनाश को प्राप्त हो जाता है, और परिणाम होता है कि फिर एक नया ऑर्डर रिलीज होता है। जैसा कि ये देखा गया है कि बड़े बड़े युद्ध हुए। अभी हाल ही में प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो इसमें उसके बाद में फिर तमाम प्रकार के नए ऑर्डर आ गए। अर्थात या अगर हिंदू धर्म के युद्ध देख लीजिएगा, या और इतिहास में भाई अंग्रेज़ों काल में जो युद्ध हुए, मुस्लिम काल में जो युद्ध हुए, उन सबको देखिएगा तो तमाम प्रकार के सब नए ऑर्डर आ गए, नए ऑर्डर विकसित हो गए। और वैसे भी कहा जाता है कि 100-200 साल में ज़मीन अपने मालिक को बदल देती है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि तब सोसाइटियाँ आक्रामक हो जाती हैं। जब सोसाइटियाँ आक्रामक हो जाती हैं तो फिर उनका व्यवहार या उनका बर्ताव या उनकी विशेषताएं किस प्रकार की होती हैं, ये आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं। अर्थात कहीं पर संभवतः ये भी खुद की रक्षा के लिए आक्रमण न करना एक पॉलिसी हो सकती है, लेकिन खुद की रक्षा के लिए आक्रमण न करना, यदि दूसरा आक्रमण करे तो उसको जवाब देना भी खुद की रक्षा के लिए अपने आप में एक बेहतर विकल्प है। या दूसरा हम पर आक्रमण न करे, इसके लिए ज़रूरी है कि दूसरे से हम हमेशा ताकतवर रहें, या फिर दूसरे को कमज़ोर करते रहें। दूसरा हम पर आक्रमण न करे, इसके लिए दूसरे का कमज़ोर होना ज़रूरी है। या तो दूसरा कमज़ोर हो, या फिर हम खुद को ताकतवर बनाए रहें। अर्थात इस तरीके से सवाल ये भी उठता है कि यह जो सोसाइटीगत संघर्ष है, इसको समाप्त करने का एक विकल्प हो सकता है कि इन सोसाइटियों को आपस में विलुप्त कर दिया जाए, आपस में विलय हो जाए। लेकिन जब विलय इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, व्यक्तिगत विकास हावी हैं, और व्यक्तिगत सबके अपने अपने धंधे हैं, यह कह लीजिएगा सबकी अपनी अपनी आर्थिक आवश्यकताएं हैं। तो हर सोसाइटी में हर एक तरीके से सबके अपने अपने कारोबार चलते हैं। इसलिए अपने आप में विलय नहीं हो सकता। और जब तक विलय नहीं हो सकता है, अर्थात यदि स्मॉल सोसाइटी, उपजाति सोसाइटी बिग सोसाइटी में विलय हो जाए, तो उपजाति की जो सोसाइटी का जो संघर्ष है, भेदभाव है, वो समाप्त हो जाएगा। और बिग सोसाइटी यदि बिगेस्ट सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाए, विलय हो जाए, अर्थात जातिगत सोसाइटी धर्म में विलय हो जाए, तो जातिगत का स्ट्रगल समाप्त हो जाएगा। और यदि धर्मगत सोसाइटी अर्थ सोसाइटी अर्थात धरती की सोसाइटी में विलय हो जाए तो ये जो सोसाइटीगत संघर्ष है वो समाप्त हो जाएगा। अर्थात सवाल यह भी उठता है कि ये जो विकास होता है, ये जो संघर्ष होता है, यह संघर्ष एक हिंसात्मक संघर्ष होता है, एक अहिंसात्मक संघर्ष होता है। एक संघर्षात्मक स्ट्रगल होता है, एक अहिंसात्मक स्ट्रगल होता है। जब तक अहिंसात्मक स्ट्रगल है तब तक तो किसी हद तक ठीक है,
लेकिन जब हिंसात्मक स्ट्रगल होता है तो अपने आप में दिक्कत खड़ी होती है। अर्थात यदि बिजनेस की बात करें हम, तो बिजनेस में कदाचित कहीं पर अहिंसात्मक स्ट्रगल है, बिजनेस में कहीं पर अहिंसात्मक स्ट्रगल है, लेकिन कहीं कहीं पर हिंसात्मक स्ट्रगल भी है जो कि डायरेक्ट न हो करके इनडायरेक्ट यदि खाद्य पदार्थों में मिलावट होती है तो क्या ये कहीं अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट या स्लो हिंसात्मक स्ट्रगल नहीं है क्या? तो इस प्रकार से हम ये बात कह सकते हैं कि जब तक ये बिगेस्ट सोसाइटी रहेंगी, क्योंकि सबका एरिया अपने आप में कंप्लीट है और उसके बाद भी जब ये सब सोसाइटियाँ बढ़ना चाहती हैं तो दूसरे के एरिया में एंट्री करके ही जब बढ़ना चाहती हैं, तो जब दूसरे के एरिया में आप एंट्री करेंगे तो दूसरा अपना रक्षा करेगा। अर्थात एक अटैक से शुरुआत अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में, अतीत की तो बात ही छोड़िएगा, वर्तमान समय में हमास ने इजराइल पर अटैक किया, एंट्री की, इजराइल ने आक्रमण किया, कहाँ से कहाँ आक्रमण हो गया या रूसी को। तो ये सब चीज़ें कि आखिरकार हमें अपने स्ट्रगल को रोकना कहाँ पर है। अब लीडर्स क्या करते हैं, अर्थात जो एक व्यवस्था बनाई गई, राजा, सेना और शस्त्र, सैन्य पॉलिसी, युद्ध नीति ये पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं कि अर्थात यह सेना या राजा या शस्त्र या युद्ध नीति इसलिए भी है क्योंकि खुद की रक्षा करनी है दूसरों के आक्रमण से, दूसरा हम पर आक्रमण कर सकता है, दूसरा कब्जा कर सकता है। दूसरी चीज़ आती है कि अब ये तो आत्मरक्षा के लिए, कुछ होते हैं इसके द्वारा विजय के लिए, वो आक्रमण करते हैं, आक्रमण करके सफलता को प्राप्त करते हैं, वो अपना कथित विकास करते हैं। अपने आप में रिस्क है, विनाश भी संभव है। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि यह स्ट्रगल, यह संघर्ष हमको नहीं लगता ये समाप्त होगा, लेकिन इस संघर्ष से खुद को बचाते हुए, खुद को तैयार करते हुए, खुद को प्रिपेयर या रिपेयर करते हुए अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त करना संभवतः ही जीवन का उद्देश्य है। नमस्कार, धन्यवाद।